जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्तता में आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे। इतना तो मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो वॉच करते रहिए। थोड़ा सा अपनी व्यस्तता में टाइम निकाल के हमारा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो कहानी आप लोगों के समझ में आएगा। और कहानी सुनने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। तो ये कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है मैं जीती। कहानी का शीर्षक है मैं जीती। तो ये कहानी एक बेटी का है और एक बाप का है, मतलब एक परिवार का है। तो हम शुरू करते हैं कहानी। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में जाइएगा और वीडियो देखिएगा जरूर हमारा। तो शुरू करें आप। पिताजी का तबादला जबलपुर में हो गया था। वहाँ के नए स्कूल में जाने का मेरा पहला दिन था। मैं जानने में हिचक रही थी, क्योंकि वहाँ अभी मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अभी केवल कवेले पर जमी थी कि मैंने माँ का चिल्लाना सुना। अन्नू, तुम्हें हुआ क्या है? स्कूल बस निकल जाएगी। माँ, मेरी टांग। अन्नू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। लंगड़ाने के कारण तुम्हें हिचक होती है लेकिन तुम तो बहादुर लड़की हो ना। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सहपाठिने तुम्हारी कठिनाई जरूर समझेंगी। लेकिन माँ, मैं किसी को भी वहाँ नहीं जानती और वे मेरा मजाक बना सकती हैं। आप जो जानती ही हैं कि अब कोई मेरी हंसी उड़ाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे ख्याल में स्कूल में इतना बुरा नहीं होगा। यह लो कुछ काजू की बर्फी अपने सहपाठियों में बांट कर खाना। अब चलो, पिताजी तुम्हें स्कूल पहुंचा देंगे। स्कूल पहुंचकर पिताजी मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए। कुछ देर बाद स्कूल का चपरासी मुझे मेरी कक्षा में पहुंचाने गया। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं खुद बहुत दुखी थी। मैं कुछ ज़्यादा ही लंगड़ाने लगी थी और मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन माँ के शब्द याद कर मैं अपनी कक्षा तक जा पहुँची। अध्यापिका कक्षा में मैं पहले से ही उपस्थित थी। उन्होंने सारी कक्षा के साथ मेरा परिचय करवाया। अनुराधा, पहली पंक्ति में उस कुर्सी पर बैठ जाओ। तुम्हें साथ बैठी लड़की का नाम माला है। धन्यवाद मैडम, कहकर मैं यहाँ जहाँ अध्यापिका ने कहा था बैठ गई। मुझे खुशी थी कि मेरी सीट माला के पास थी। वह सुंदर थी और मुझे अच्छी लगती थी। जब आधी छुट्टी की घंटी बजी तो मैंने माला से पूछा, तुम कहाँ रहती हो?
माला ने कोई उत्तर न दिया। मैंने सोचा कि उसने मेरा प्रश्न सुना ही नहीं। मैं अपना प्रश्न दोहराने वाली थी कि लड़कियों का एक झुंड उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। वे सब बातें कर रही थी और माला उन्हें बता रही थी उसने तैरना कैसे सीखा। मैं उसके जरा और पास खिसक आई और पूछा, माला तुम तैरती हो? हाँ, मैं भी तैरना जानती हूँ। अच्छा कहकर अपनी सहेलियों की ओर मुड़ गई। वह मेरी उपेक्षा कर रही थी कि मैंने अपने को अपमानित महसूस किया। दोपहर को घर पहुंची तो माँ का पहला प्रश्न था, अन्नू आज स्कूल में कैसा लगा? बरस बरस मेरे आंसू टपक पड़े। बस मेरे आंसू टपक पड़े। हिचकियाँ लेते हुए मैंने बताया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लड़कियां बोलती ही नहीं। सुबह कुछ बच्चे मुझे देखकर हंस भी रहे थे। कक्षा में मेरे साथ कोई लड़की नहीं बोली। माँ ने मुझे प्यार किया और कहा, अनु रो मत, उन्हें कुछ दिन और मौका दो, अपना काम अच्छी तरह करो, सबसे अच्छा और मित्रता पूर्वक व्यवहार रखो और देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। माँ के साथ बात करके अगली सुबह मैं फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज मैं जब कक्षा तक गई तो कोई हंसा नहीं। यह मुझे जरा अच्छा लगा। पिछले 2 घंटे खेल के थे। माला और उसकी सहेलियां बैडमिंटन खेलने जा रही थी। मुझे दूसरों को खेलते देखना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने माला से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम वहाँ क्या करोगी? माला ने बड़ी रुखाई से कहा, तुम खेल तो सकती नहीं। मैं खेल तो नहीं सकती, लेकिन मैं शटल कॉक उठा सकती हूँ। मैंने जरा जोर देकर कहा। माला ने कहा, क्षण सोचा, फिर कहा, आज नहीं, आज हम मैच खेलने जा रहे हैं, किसी और दिन। अच्छा, बाय। वह अपना रैकेट उठाकर चलती बनी। एक एक करके सब लड़कियां कक्षा से चली गई। मैं वहां अकेली और उदास बैठी रही। मैंने पुस्तक उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन मन ही नहीं किया। उस रात भोजन के समय मैं पिताजी को बस बता रही थी कि जो उस दिन स्कूल में हुआ था। अन्नू, तुम्हारी गेस्ट टीचर कैसी हैं? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खेलों के लिए नहीं जाती। लेकिन तुम तो अच्छी तैराक हो। खेलों के घंटे में तुम तैरने क्यों नहीं जाती? तुम्हें मजा आएगा। मैं तुम्हारी अध्यापिका से कहूँगी कि वह तुम्हें विशेष अनुमति दे दे। माँ बोली, यह बड़ा अच्छा होगा। वो माँ सच में खुश हो गई। अगले दिन मैं अपने तैरने की पोशाक और माँ का पत्र स्कूल ले गई। जैसे ही मैं कक्षा में पहुंची, मैंने पत्र अपनी अध्यापिका को दे दिया। अध्यापिका इस बात पर तुरंत राजी हो गई। खेल के घंटे में सदा की तरह सब खेलने चले गए। उन्होंने मेरी कोई चिंता नहीं की। मुझे बुरा तो लगा, मगर
अपने तैरने की पोशाक उठाई और तरड़ा ताल पर चली गई। पानी को देखने से मुझे शांति महसूस होती है। मैं ताल के किनारे जाकर खड़ी हो गई। मैंने पानी में बुलबुले उठते देख और सोचने लगी कि क्या हो सकता है। तभी मुझे कुछ बाल नजर आए। दो हाथ अंधाधुंध पानी में छुप कर रहे थे। एक लड़की डूब रही थी। मैं चारों ओर देखकर चिल्लाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं पानी में कूद गई। मैं उसके पास पहुंची ही थी कि वह पानी में नीचे चली गई। मैं तेजी से आगे बढ़ी और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन उसके बाल छोटे छोटे थे, सो मेरे हाथ से निकल गए और वह गायब हो गई। मैंने डुबकी मारी और हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज पकड़ ली। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि जैसे मुझे भी कोई नीचे खींच रहा है। मैं चिल्लाई, मदद, कोई मदद करो। मैं अपना पूरा जोर लगाकर टांगे मारने लगी। उसकी कमीज मेरे हाथ से फिसल गई। वह उसकी पकड़ भी ढीली हो गई और वह बहती हुई दूर जाने लगी। मैंने तैर कर उसका पीछा किया, फिर उसके बाल पकड़ लिए और तट की ओर खींचने लगी। तब हम पानी फिल्टर करने वाले पाइप के पास पहुंचे तो मैंने अपने खाली हाथ से उसे पकड़ लिया। फिर मैंने डूबती लड़की को खींचकर दीवार के पास लगा दिया और बची ताकत से चिल्लाई, मदद, मदद करो। दो लड़कियां भागती हुई आईं। मुझे ताल में देखकर एक ने पूछा, अनुराधा क्या हुआ? माला, इस लड़की को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। माला तुरंत झुकी और अचरज से कहा, अरे यह तो मेरी बहन कला है। उसने जमीन में लेटकर अपना हाथ फैलाकर कला को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन वह उसे खींच न सकी। मैं भी उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि कला काफी भारी थी। माला ने चिल्लाकर अपनी सखी को बुलाया और कहा, नीला, नीला, जरा मेरी मदद करो। माला और नीला ने मिलकर कला को ऊपर खींचा और जमीन पर लिटा दिया। नीला दौड़कर डॉक्टर को बुला लाओ, जल्दी करो, माला चिल्लाई। जैसे ही मैं ताल के बाहर निकली, माला ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे यह मेरी ही कसूर हो। फिर पूछा, तुमने कला को धक्का क्यों दिया? उसके शब्दों से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जब मैं यहाँ पहुँची तो वह डूब रही थी। मैंने रुखाई से कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ गया। उसने कला की प्राथमिक चिकित्सा की और कंबल में लपेट दिया। कुछ देर बाद कला ने आंख खोली, तब प्रिंसिपल भी वहां आ गई थी। एक चपरासी कला के लिए एक गिलास गर्म दूध ले आया। प्रिंसिपल ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, अनुराधा क्या हुआ था? मैं ताल पर तैरने के लिए पहुंची तो मैंने कला को डूबते देखा। लेकिन मैडम, इससे पहले कि कला कुछ कह सकती, कला ने प्रिंसिपल की साड़ी खींचकर मेरी ओर संकेत किया और कमजोर आवाज में कहा, मैडम, इस लड़की ने मुझे बचाया। प्रिंसिपल ने मेरी पीठ थपथपाई, कहा, तुमने बहुत
बहादुरी दिखाए। जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैंने कपड़े बदल लिए। मैं आकर कल्ला के पास बैठ गई। मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें मल रही थी। माला मेरे पास आई और बोली, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारी मदद करूं। यह कहकर वह मेरी टांग को मसलने लगी। अब तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है ना? मैं ठीक हूँ। कला भी अब अच्छी है। मैंने कहा, यदि तुम न होती तो वह डूब ही गई होती। माला बोली। फिर हम सब स्कूल के बाद साथ साथ घर गए। तो ये रही हमारी कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करिएगा। वीडियो पे प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। तो कुछ प्राकथन है जो हम आपके साथ बता रहे हैं कि प्राकथन क्या है। गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों को स्कूल के जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ा जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को भागीदार बनाएं, उनकी कल्पनाशीलता को विकसित करें तथा वह सीखे हुए ज्ञान को जीवन में जोड़कर अनुभव करें। पंजाब शिक्षा बोर्ड ने अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर द्वितीय भाषा की पाठ्यपुस्तकों के नवीनीकरण की योजना प्रवेश वर्ष 2007 से बनाई हुई है। छठी श्रेणी तक पाठ्यपुस्तक पुस्तकें नवीन दृष्टिकोण के आधार पर तैयार करके लागू की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक शास्त्र में पाठों का चयन बच्चों के बौद्धिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक पाठ किसी न किसी मानवीय मूल्य को विकसित करता है। पाठों के विस्तृत अभ्यास बच्चों की कल्पनाशीलता और सोचने समझने की शक्ति को विकसित करने में सहायक है। भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना अधूरा है। यह पुस्तक में व्याकरण के मूल नियमों को अत्यंत सरल एवं सहज उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। पाठ्य पुस्तक को आकर्षक रूप देने में चित्रकार गुरदीप सिंह दीप ने अपनी कलात्मक सूझबूझ का परिचय देते हुए खूबसूरत चित्र तैयार किए हैं, जो बच्चों में पुस्तक के प्रेरित रोचकता बढ़ाने में सहायता होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमें पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों में हिंदी भाषा का ज्ञान देने में सहायक सिद्ध होगी।
फिर भी पुस्तक की अधिक उपयोग बनाने के लिए क्षेत्र से आए सभी सुझाव बोर्ड द्वारा सहित स्वीकार किए जाएं। तो ये रहा हमारा कहानी और पंजाब बोर्ड के तरफ से कुछ सुझाव बच्चों के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यही अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप लोग हमारा वीडियो देख के कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को।